सुबह की हल्की धूप कमरे की खिड़कियों से छनकर अंदर आ रही थी और सविता अपने छोटे से घर में रोज की तरह पूजा की थाली सजाते हुए यह महसूस कर रही थी कि जिंदगी जैसे धीरे धीरे बदलती जा रही है। पर यह बदलाव अच्छे नहीं थे। कभी यह घर हंसी से भरा रहता था। बेटा आदित्य चाय की चुस्कियों के बीच मां से बातें करता और बहू कृतिका भी मुस्कुराते हुए उनके लिए पराठे बनाती थी। लेकिन पिछले कई हफ्तों से सविता को घर में एक अजीब सा सन्नाटा महसूस हो रहा था। जैसे हवा भी रुकी हुई हो, जैसे दीवारें कुछ छुपा रही हों। कृतिका का चेहरा अब मुस्कुराहट से नहीं, बल्कि अधीरता से भरा रहता था। हर बात पर कटुता, हर शब्द में एक चुभन, हर नजर में एक अनजाना गुस्सा। सविता कोशिश करती थी कि सब सामान्य रहे, पर दिल के अंदर एक चुभन थी। क्या गलती कर दी मैंने? क्यों बदल गई है मेरी बहू? शुरू में उन्होंने इसे कृतिका की नौकरी का तनाव समझा। फिर सोचा कि शायद घर के खर्चे या शायद कोई और चिंता हो। पर कृतिका का व्यवहार सिर्फ बदल नहीं रहा था, कड़क होता जा रहा था। मानो कोई दीवार धीरे धीरे उनके और सविता के बीच खड़ी हो रही हो। एक दिन सुबह जब सविता ने चाय बनाई और आदित्य को देती हुई बोली, बेटा, आज तुम थके हुए लग रहे हो। तो आदित्य ने बिना उनकी ओर देखे कहा, हाँ मां, थोड़ा काम ज्यादा है। यह स्वर सविता ने पहले भी सुना था, लेकिन तब उसमें अपनापन होता था। अब उसमें एक दूरी थी, जैसे शब्द तो वही हैं, पर भावना खो चुकी है। कृतिका तभी किचन से निकली और बोली, माँ जी, आज दाल ज्यादा बन गई है, ध्यान रखा कीजिए अपनी आदतों का। सविता चौंक गई। दाल ज्यादा बनना कोई गलती है? उन्होंने धीमी आवाज में कहा, अरे बहू, मैं सोच रही थी कि आदित्य को पसंद है। कृतिका ने बात काटते हुए कहा, हाँ, लेकिन हर चीज की एक सीमा होती है। जब आप यहां हैं तो घर में चीजें बिगड़ रही हैं। कभी नमक ज्यादा, कभी रोटी कच्ची, कभी दाल ज्यादा। हमें संभालना पड़ता है सब। उसके शब्द जैसे तीर की तरह सविता के दिल में चुभ गए। पहली बार उन्हें ऐसा लगा कि कृतिका अब उन्हें घर का हिस्सा नहीं, बोझ मान रही है। उन्होंने चुपचाप मंदिर की ओर देखा, जैसे भगवान से पूछ रही हो, कहां गलती हो गई? लेकिन भगवान भी मौन थे। उस शाम कृतिका और आदित्य कमरे में आपस में धीमी आवाज में बहस कर रहे थे। सविता बाहर बैठी थी, पर आवाजें दीवारों से टकराकर उनके कानों तक आ रही थीं। कृतिका का गुस्से भरा स्वर, मैं इस घर में ऐसे नहीं रह सकती। या तो कुछ बदलो, या फिर मां जी को समझाओ। आदित्य की धीमी आवाज, कृतिका, वह मां है, ऐसे मत बोलो यार। कृतिका की आवाज और तेज, मां है तो क्या? हर मां परफेक्ट नहीं होती। मैं कोई नर्स नहीं हूं कि दिन रात चीजें सुधारती फिरूं। ये शब्द सुनकर सविता का दिल टूट गया। वह दरवाजे के पास जाकर सुनना नहीं चाहती थी, पर शब्द ऐसे दौड़ मचाते हुए बाहर आ रहे थे कि अनसुना करना असंभव था। अगली सुबह जब सविता रसोई में सब्जी काट रही थी, तभी कृतिका अंदर आई। उसकी आंखों में न कोई गर्मजोशी थी, न सम्मान। उसने सीधे कहा, मां जी, आपसे एक बात कहनी है। सविता ने हल्की मुस्कान देकर कहा, हाँ बहू, बोलो। कृतिका ने बिना कोई नरमी दिखाए एक चुभती हुई आवाज में कहा, हम आपके बिना भी रह लेंगे। अगर आप मायके जाना चाहें तो हमारे लिए अच्छा होगा। सविता के हाथ से चाकू लगभग गिर ही गया। उन्होंने जैसे किसी खाई में धकेले जाने जैसा महसूस किया। इतना बड़ा वाक्य, इतनी आसानी से, वर्षों का प्यार एक पल में खत्म। उन्होंने कांपती आवाज में पूछा, क्या मैं बोझ बन गई हूं? कृतिका ने आंखें फेर ली। बोझ नहीं, पर आप समझदार हैं। कई बार नई नई चीजों की जरूरत होती है। हम अपना स्पेस चाहते हैं। सविता की आंखों में आंसू आ गए, पर उन्होंने उन्हें बाहर आने नहीं दिया। ठीक है बहू, अगर यही तुम्हारी इच्छा है। आवाज कांप गई, दिल टूट गया। लेकिन उन्होंने खुद को संभालते हुए कहा, मैं आदित्य से बात करूंगी। कृतिका ने हल्की हंसी के साथ कहा, जरूरत नहीं, मैंने पहले ही उससे बात कर ली है। यह सुनते ही दुनिया जैसे रुक गई। आदित्य, जो कभी रात भर जागकर मां की तबीयत खराब होने पर उनका माथा सहलाता था, क्या वही बेटा आज चुप था? सविता भारी कदमों से कमरे की ओर गई। आदित्य सोफे पर बैठा था, हाथों में मोबाइल और चेहरे पर अजीब सी बेचैनी।
उन्होंने धीमी आवाज में पूछा, बेटा, कृतिका क्या कह रही थी? आदित्य ने सिर झुका लिया। माँ, वो सही कह रही है। शायद आपको कुछ दिनों के लिए अपने भाई के घर चले जाना चाहिए। सविता के पैरों तले जमीन जैसे खिसक गई। उनकी आंखें फैल गईं। बेटा, तुम भी? आदित्य ने आंखें बंद कर लीं। माँ प्लीज, मैं तनाव में हूं। ऑफिस का प्रेशर है। घर में लड़ाई ना हो, इसलिए। सविता ने दबी हुई आवाज में कहा। तो मैं यहां लड़ाई की वजह बन गई हूं? आदित्य चुप रहा, और इस चुप्पी ने बता दिया कि हां, उन्हें अब इस घर में चाहा नहीं जा रहा था। सविता बिस्तर पर बैठ गई। उनकी उंगलियां ठंडी हो चुकी थीं। सांस थोड़ी थोड़ी घुटने लगी। वह अपने ही घर में अनाथ सी महसूस कर रही थी। यह वह बेटा था जिसे उन्होंने अपनी तमाम खुशियां देकर बड़ा किया था। यह वही बहू थी जिसे उन्होंने बेटी की तरह माना था। आज दोनों की मिलीजुली आवाज ने उन्हें घर से बेघर कर दिया था। जब वह देर शाम रसोई में पानी लेने गईं, सो उन्हें लगा कि कमरे से कोई हल्की हंसी सुनाई दे रही है। कृतिका और आदित्य दोनों जैसे कोई राहत की सांस ले रहे हों। यह हंसी उनके दिल को चीर गई। उन्होंने सोचा, क्या सच में मैं इनकी जिंदगी में बोझ बन गई हूं? रात में नींद नहीं आई। छत पर चलती हवा भी तकलीफ दे रही थी। कमरे में रखी हर चीज उन्हें याद दिला रही थी कि यह घर कभी उनका सब कुछ था। अब यह घर उनके लिए सबसे अनजानी जगह बन चुका था। सुबह उठकर उन्होंने देखा, कृतिका और आदित्य दोनों धीरे धीरे बातें करते हुए हंस रहे थे, मानो कुछ भारी बोझ उतर चुका हो। पर अचानक कृतिका की आंखें सविता पर पड़ी, और वह तुरंत चुप हो गई। सविता ने उस नजर में कुछ देखा। वह नजर दूर जाने वाले बोझ की नहीं थी। वह नजर छुपे डर की थी। उसी पल सविता को पहली बार महसूस हुआ, बहू ने उन्हें जाने को तो कहा है, पर जो कृतिका ने कहा और जिस डर की छाया उसकी आंखों में थी, वह दोनों अलग बातें थीं। सविता के मन में पहला शक पैदा हुआ। क्या घर में सिर्फ बहू का मन बदल रहा है, या कोई बड़ा सच छिपाया जा रहा है? और वह सच अगले ही दिन खुद ब खुद सामने आने वाला था। ऐसा सच जिसने सविता की पूरी दुनिया हिला दी। रात धीरे धीरे उतर रही थी। घर की लाइटें मंद हो चुकी थीं, और सविता अपने कमरे में बिस्तर पर बैठी थी। पर नींद उनके पास आने का नाम नहीं ले रही थी। उनके कानों में कृतिका के शब्द गूंज रहे थे। हम आपके बिना भी रह लेंगे। इस वाक्य ने न सिर्फ दिल पर चोट मारी थी, बल्कि पूरे रिश्ते को झकझोर कर रख दिया था। वह इस घर में रहते हुए कभी इतना अकेला महसूस नहीं करती थीं, और आज पहली बार उन्हें लगा कि हवा भी उनसे सवाल पूछ रही है। तुम इतनी गलत कब हो गई कि तुम्हें अपने ही घर से जाने को कह दिया गया? लेकिन जैसे जैसे रात गहराती गई, एक नया किस्म का सन्नाटा घर में फैलने लगा। ऐसा लगता था कि घर की दीवारें भी कुछ छुपा रही हैं। तभी अचानक किचन की ओर से एक धीमी सी आवाज आई, किसी के चलने, कुछ गिरने, या किसी चीज के सरकने जैसी। सविता चौंक कर उठ बैठी। उनके मन में पहला ख्याल आया कि शायद कृतिका पानी लेने गई होगी, लेकिन फिर उन्होंने सोचा, कृतिका तो रात में कभी उठती ही नहीं, वह तो गहरी नींद में सोती है। फिर यह आवाज किसकी थी? उन्होंने धीरे से अपने कमरे का दरवाजा खोला। घर में बिल्कुल सन्नाटा था। सिर्फ घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी। वह किचन की तरफ बढ़ी, पर जैसे ही वह मुड़ी, उन्हें लगा कि पीछे कोई परछाई तेजी से कमरे में घुसी। उनका दिल धक से रह गया। लेकिन जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, तो कुछ नहीं था, बस अंधेरा। वह खुद को समझाते हुए बोली, शायद उम्र हो रही है, दिमाग ज्यादा सोचने लगा है। लेकिन दिल मानने को तैयार नहीं था। अगली सुबह उन्होंने आदित्य से पूछा, बेटा, रात में किचन में कोई गया था क्या? आदित्य ने बिना उनकी ओर देखे कहा, नहीं मां, मैं तो गहरी नींद में था। इसके पहले कि सविता कुछ और बोलती, कृतिका पीछे से ताना मारते हुए बोली, मां जी, आपको लगता है हर रात कोई ना कोई भूत घर में घूम रहा है? यह सब आपकी कल्पना है। सविता चुप हो गई। यह पहली बार नहीं था जब कृतिका ने उनकी बात को कल्पना कहकर नजरअंदाज किया। लेकिन आज उसकी आवाज में एक अनजाना डर छुपा था, मानो
वह चाहती ही नहीं थी कि सविता इस बात को आगे बढ़ाएं। दिन बीतते गए, पर अजीब आवाजें बंद नहीं हुई। कभी अलमारी में खटक, कभी स्टोर रूम में चीजें सरकने जैसी आवाज, कभी किचन के बर्तनों की हलचल। और इन आवाजों का सबसे बड़ा रहस्य यह था कि ये हमेशा आधी रात को आती थीं। सविता ने धीरे धीरे नोटिस करना शुरू किया कि कृतिका अक्सर रात के समय अपने कमरे से निकलकर कहीं जाती है, धीरे धीरे चलती हुई, बिना आवाज किए। एक रात सविता पानी लेने उठी तो उन्होंने कृतिका को घर के मंदिर के पास खड़े देखा। उसके हाथ में मोबाइल था और वह किसी से बहुत धीमी आवाज में बात कर रही थी। हाँ, सब ठीक है। नहीं, उसे अभी कुछ पता नहीं चला। हाँ, कल सुबह तक काम हो जाना चाहिए। तुम बस पैसे तैयार रखना। सविता का दिल धड़कता रह गया। किस काम की बात हो रही थी? कौन से पैसे? और किसे पता नहीं चलना चाहिए? उन्होंने सोचा कि शायद आदित्य को बता दें, लेकिन वे समझ गईं कि वह कृतिका के सामने कुछ सुनना ही नहीं चाहता। जब भी वह कृतिका की किसी बात पर सवाल उठाती, आदित्य बीच में ही कह देता, मां, अब आप हर बात का गलत मतलब निकालने लगी हैं। सविता टूटने लगी, पर उसी टूटन में एक अजीब दृढ़ता भी आने लगी। उन्हें महसूस होने लगा कि यहां कुछ बहुत गलत है, और वह सिर्फ पीढ़ियों का टकराव नहीं है, ये उससे कहीं बड़ा है। एक शाम वे बाजार से सब्जी लेकर लौटी तो उन्होंने देखा कि कृतिका किसी आदमी से बाहर दरवाजे पर खड़ी बातें कर रही है। वह आदमी अपरिचित था। उसके हाथ में फाइल थी। जैसे ही सविता को आते देखा, कृतिका झट से अंदर चली गई और आदमी तेजी से गली के मोड़ पर मुड़ गया। सविता ने उनके हाथों में फाइल में कुछ लिखा देखा, प्रॉपर्टी पेपर्स। उनकी सांस थम गई। उन्होंने भीतर जाकर पूछा, कृतिका, वह कौन था? कृतिका ने बिना आंख उठाए कहा, कोई नहीं, गलत घर में आ गया था। पर उसकी आवाज में वह झुंझलाहट थी जो सच छुपाने वालों में होती है। रात 12 बजे सविता के कान फिर उसी अजीब आवाज से चौंक उठे। इस बार जैसे किसी ने किचन की दराज तेजी से बंद की हो। वह धीरे धीरे उठी, कदम हल्के रखे और किचन की ओर बढ़ी। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा, दराज खुली हुई थी, गैस की नॉब थोड़ी मुड़ी हुई थी और किचन की खिड़की आधी खुली हुई थी। सविता ने घबराकर पूछा, कौन है? कोई जवाब नहीं। उन्होंने आगे बढ़कर गैस बंद की। तभी उन्हें एहसास हुआ, यह गैस अपने आप तो खुल नहीं सकती, और अगर यह खुली रहती तो क्या होता? यही सवाल उन्हें रात भर जगाए रहा। अगले दिन वह सब्जी लेने नीचे जा रही थीं, तभी पड़ोसी सरिता मिली। उसने गंभीर लहजे में कहा, भाभी, सब ठीक है ना? रात में आपके घर से अजीब सी आवाजें आती हैं, और मैंने 2 बार किसी को आपकी रसोई की खिड़की से निकलते हुए देखा है। सविता सन्न रह गई। किसे? सरिता बोली। लग रहा था कि कृतिका थी, लेकिन मैं पक्के से नहीं कह सकती। अब उनके पास 2 बातें स्पष्ट हो चुकी थीं। अजीब आवाजें सिर्फ उनकी कल्पना नहीं थीं। रात में घर में कोई ऐसी हरकत हो रही थी जिसे जानबूझकर छुपाया जा रहा था। उन्होंने उस शाम आदित्य से बात करने की कोशिश की। बेटा, मुझे तुमसे कुछ जरूरी कहना है। आदित्य ने मोबाइल नीचे भी नहीं रखा। मां, प्लीज, अभी मूड मत खराब करो। ऑफिस का प्रेशर है। सविता ने धीमी, दर्द भरी आवाज में पूछा, क्या तुम लोगों को मुझसे कोई परेशानी है? आदित्य ने थोड़ी देर चुप रहकर कहा, मां, कृतिका को लगता है कि आप हर बात में दखल देती हैं, और शायद यह घर अब आपको ठीक नहीं लगता। यह सुनकर सविता की आंखें भर आईं। बेटा, मैं तुम्हारे घर में दखल नहीं देती। मैं तो सिर्फ। लेकिन आदित्य उठकर चला गया। मां, प्लीज, अब ये बातें मत दोहराया कीजिए। उस रात सविता टूट चुकी थी, पर फिर भी उन्हें नींद नहीं आई, और इसी नींद न आने की वजह से उन्होंने वह आवाज सुनी, एक धीमी सरसराहट, जैसे कोई थैला घिसट रहा हो, जैसे कोई चीज उठाकर रख रहा हो। उन्होंने बिस्तर से उठकर धीरे से किचन का दरवाजा खोला। कृतिका किचन में झुकी हुई थी। उसके हाथ में एक छोटा पैकेट था। जैसे ही सविता की परछाई दीवार पर पड़ी, कृतिका मुड़ी, चौंकी और बोली, मां जी, आप यहां क्या कर रही हैं? लेकिन उसकी आंखों में डर था, गहरा डर। सविता ने कांपती आवाज में पूछा, यह
तुम्हारे हाथ में क्या है? कृतिका ने पैकेट पीछे छुपा लिया। कुछ नहीं, बस दवा है। फिर वह लगभग दौड़ती हुई कमरे में चली गई। सविता को अब पूरा यकीन हो गया। घर में सिर्फ व्यवहार नहीं बदल रहा था, कुछ बड़ा, बहुत बड़ा और बहुत खतरनाक छुपाया जा रहा था। और अगली सुबह जब वह जागी, तो उन्हें लगा कि आज का दिन किसी तूफान को जन्म देने वाला है, क्योंकि कृतिका और आदित्य दोनों असामान्य रूप से चुप थे। कृतिका बार बार बाहर जाकर मोबाइल पर बातें कर रही थी। आदित्य की आंखों में तनाव नहीं, डर था। सविता को एक बात साफ समझ आने लगी। कल उन्होंने जो देखा वह सिर्फ शुरुआत थी। उसके पीछे कोई बहुत काला सच छिपा था, जो अब ज्यादा देर तक छिप नहीं सकता था। और अगले दिन वही सच उनके सामने ऐसे फटेगा जैसे किसी बंद कमरे की टंकी में चल रहा विस्फोट। सविता उस दिन सुबह जब उठी, तो उनकी छाती में एक अनजाना बोझ था, जैसे रात भर किसी ने उनके दिल पर पत्थर रख दिया हो। वह रसोई में गई तो कृतिका पहले से ही वहां थी, पर उसके चेहरे पर अजीब सी बेचैनी थी, जैसे वह कुछ छुपाने की कोशिश कर रही हो। उसने सविता को देखकर तुरंत अपना मोबाइल दुपट्टे के नीचे सरका दिया और बिना एक शब्द बोले फ्रिज खोलकर अंदर झांकने लगी। यह व्यवहार सामान्य नहीं था, खासकर उसके लिए जो हर सुबह आदित्य के सामने यह दिखाने की कोशिश करती थी कि वह एक आदर्श बहू है। सविता ने महसूस किया कि कृतिका को यह बर्दाश्त नहीं हो रहा कि सविता उसके कमरे के बाहर बाहर घूमती रहती है, और शायद इसी वजह से वह रात को भी चौंक जाती थी। लेकिन आज की उसकी हरकतों में सिर्फ चिड़चिड़ापन नहीं था, आज उनमें डर भी मिला हुआ था। सविता चाय बना रही थीं जब उन्हें लगा कि कोई उनके पीछे खड़ा है। उन्होंने पलटकर देखा। कृतिका झुकी भौहों के साथ खड़ी थी और असामान्य चुप्पी में बोली, माँ जी, आप रात को बार बार क्यों उठ जाती हैं? सविता चौंकी। मैं सिर्फ पानी लेने उठी थी, कृतिका ने व्यंग्य में कहा। या किसी को जासूसी करते पकड़ने के लिए? यह सुनकर सविता को लगा कि यह सवाल नहीं, एक चेतावनी थी। दिन बीतता गया। आदित्य ऑफिस जाने से पहले अजीब ढंग से मां से आंखें चुराता रहा। उसके चेहरे पर थकान नहीं, पछतावा भी नहीं, बल्कि दबाव और एक अजीब खामोशी थी। सविता ने सोच लिया था कि वह आज कुछ भी हो जाए, अपने मन का संशय खत्म करेंगी। कृतिका के चेहरे पर जो डर उन्होंने रात को देखा था, और सुबह जिसकी परछाई साफ दिखाई दे रही थी, उसका सच उन्हें जानना था। दोपहर करीब 3 बजे कृतिका बाजार जाने की जल्दी में निकली। जैसे ही वह गई, सविता ने सोचा कि अब मौका है यह जानने का कि कृतिका छुपाती क्या है। वह भारी मन से उसके कमरे की ओर बढ़ी। उन्होंने दरवाजा धीरे से खोला। अंदर एक तीखी सेंट की महक थी, जो हमेशा कृतिका के कमरे में रहती थी, पर आज इसमें कुछ अजीब मिल गया था, जैसे कुछ छुपाया जा रहा हो। कमरे में सब कुछ व्यवस्थित था, लेकिन एक बात नजर आई। अलमारी का एक दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था, जैसे किसी जल्दबाजी में बंद किया गया हो। सविता ने गहरी सांस लेकर अलमारी खोली, और जो वहां मिला, उसने उनके शरीर की गर्मी खींच ली। एक फाइल जिस पर लिखा था प्रॉपर्टी ट्रांसफर अग्रीमेंट। उनके हाथ कांपने लगे। दिल इतनी तेज धड़कने लगा कि आवाज साफ सुनाई देने लगी। उन्होंने फाइल खोली। पहला पेज किसी वकील द्वारा तैयार दस्तावेज था, जिसमें लिखा था कि घर को बेचने की प्रक्रिया पूरी करने के लिए अभिभावक हस्ताक्षर आवश्यक है। अगला पेज और अधिक चौंकाने वाला था। उस पर उनका नाम था, और नीचे उनकी नकली हस्ताक्षर। सविता की सांसें रुक गईं। उन्होंने वह लिखावट पहचानी। यह उनकी नहीं थी, पर इतनी मिलती जुलती बनाई गई थी कि कोई भी अनदेखा कर देगा। उनका भरोसा टूट गया। वह फाइल पकड़े बिस्तर पर बैठ गईं, जैसे किसी ने उनके पैरों पर कुल्हाड़ी चला दी हो। इतनी बड़ी चाल, इतना बड़ा झूठ, और यह सब उनके अपने घर में। उसी समय बाहर किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। सविता तुरंत फाइल को वापस रखने लगी, पर वह घबरा गई। उन्हें डर था कि कहीं कृतिका ही ना लौट आई हो। पर जब कमरा थोड़ा खुला, तो अंदर आया आदित्य। वह चौंक गया। मां, आप यहां? सविता के हाथों से फाइल लगभग गिर ही गई। आदित्य की नजर उस फाइल पर गई, और उसका चेहरा सफेद पड़ गया। वह तेजी से आगे बढ़ा। मां, आपने ये क्यों छुआ? उसकी आवाज कांप रही थी। सविता ने आंसुओं भरी आंखों से पूछा, बेटा, ये क्या है?
ये क्या हो रहा है? मेरे हस्ताक्षर क्यों बनाए गए? आदित्य हकलाने लगा। माँ, वो कृतिका, उसने कहा कि सविता ने तेज टूटी हुई आवाज में कहा, किसने सिखाया तुम्हें कि मां को बिना बताए उसका घर बेचने की तैयारी करो? बताओ आदित्य, ये प्लान किसका है? आदित्य चुप हो गया। उसकी सांसें तेज हो गईं। आखिर उसने धीमी आवाज में कहा, मां, मैं मजबूर था। कृतिका ने कहा कि घर बेचकर हम बड़ा फ्लैट खरीद सकते हैं। उसने कहा कि आप रिटायरमेंट के पैसे से आराम से रह लेंगी। और फिर, सविता ने झटके से कहा, और फिर क्या? तुम लोग मुझे घर से निकाल दोगे? या फिर मुझे धोखे से साइन करवा लेते और घर बेच डालते? यह पहली बार था जब सविता ने अपने बेटे पर इतनी ऊंची आवाज में शब्द फेंके थे। वह टूट चुकी थीं और इस टूटन में उनकी आवाज कांटे की तरह चुभ रही थी। आदित्य ने आंखें बंद कर लीं। मां, मैंने कुछ गलत नहीं सोचा था। मैं बस दबाव में आ गया था। सविता ने धीरे से पूछा, किसका दबाव? आदित्य। और तभी उन्हें याद आया, रात को उन्होंने सुना था कि कृतिका किसी से कह रही थी, कल सब खत्म हो जाएगा, साइन करवाने का तरीका मैंने सोच लिया है। उनके दिल ने समझ लिया, कृतिका सारी कहानी की असली खिलाड़ी है। उसी समय दरवाजे की आवाज आई। कृतिका लौट आई थी। उसने अपने कमरे का दरवाजा खोला देखा, फिर सविता और आदित्य को फाइल के साथ देखा। उसका चेहरा एक पल के लिए डर से सफेद पड़ गया, और फिर कुछ ही सेकंड में उसके चेहरे पर वह पुरानी नकली मुस्कान वापस आ गई। उसने कहा, ओह, माँ जी, आपने वो फाइल देख ली? यह कहते हुए उसकी आवाज में वह मिठास थी जिसमें जहर मिला होता है। वह धीरे से बोली, दरअसल मैं आपको बताने ही वाली थी, बस अच्छा वक्त ढूंढ रही थी। सविता ने उसकी आंखों में सीधे देखा। पहली बार उन्होंने अपनी बहू में वह चेहरा देखा जो वह इतने दिनों तक नहीं देख पा रही थी। लालच, चालाकी और अपराध। उन्होंने कहा, अगर बताना था तो मेरे नाम से नकली हस्ताक्षर क्यों बनाए? कृतिका का चेहरा तमतमा उठा। क्योंकि आप साइन करती ही नहीं। आपको समझना चाहिए कि घर बड़ी जगह है, और आजकल की जिंदगी में बड़े घर का मतलब है जिम्मेदारी। आप समझ नहीं पाएंगी ये सब। सविता चीख उठी, मैं नहीं समझूंगी। मैं, जिस घर को मैंने अपनी जिंदगी देकर बनाया, उसी घर को तुम बेचने पर तुली हो और मुझे ही दोष दे रही हो। कृतिका हंस पड़ी। मां जी, भावुक होने से कुछ नहीं होता। घर बेचने का प्लान दोनों का था, मेरा और आदित्य का। आप इसमें बस अड़चन थी। सविता को लगा जैसे किसी ने उनके दिल में चाकू घोंप दिया हो। उनका बेटा, उनकी अपनी बहू, दोनों ने मिलकर उन्हें अड़चन कह दिया। ठीक उसी वक्त उनका भरोसा पहली बार पूरी तरह टूट गया। वह धीरे धीरे कमरे से बाहर चली गईं। पैर कांप रहे थे, मन सुन्न था, और आंखों के सामने धुंध, जैसे दुनिया ही घुल रही हो। लेकिन अभी कहानी खत्म नहीं हुई थी। शाम होते होते एक और झटका उनका इंतजार कर रहा था। उन्होंने देखा कि कृतिका घर के बाहर उसी आदमी से फिर मिल रही थी जिसके हाथ में फाइल थी। इस बार वह उसे फाइल का दूसरा बंडल दे रही थी, कुछ पैसे थमा रही थी और कह रही थी, बस कल सुबह तक सब सेट कर देना। माँ जी को मनो या डराओ, पर साइन करवाना है। हमारी डील फाइनल होनी ही चाहिए। यह सुनकर सविता के पैरों ने साथ छोड़ दिया। उन्हें अब साफ साफ समझ आ गया, यह सिर्फ घर बेचने की प्लानिंग नहीं थी, यह पूरी साजिश थी। उनकी आंखों में आंसू नहीं थे, क्योंकि आंसू भी अब हार गए थे। अब सिर्फ दर्द था, और इस दर्द के अंदर पनप रहा था एक गुस्सा, एक जागृति, एक लड़ाई। सविता ने धीरे से आकाश की ओर देखा और कहा, अब बस, अब मैं चुप नहीं रहूंगी। क्योंकि सच की पहली झलक मिल चुकी थी, भरोसा टूट चुका था, और आगे जो होने वाला था वह एक मां के धैर्य की आग से शुरू होने वाला तूफान था। अगली सुबह जैसे ही सूरज की पहली किरणें घर की खिड़कियों पर पड़ी, सविता की आंखें खुल गईं, लेकिन नींद तो मानो रात में कहीं खो गई थी। उनका दिल भारी था, मन में डर, गुस्सा और अपमान का तूफान उमड़ रहा था। रात भर जो सच उन्होंने देखा, कृतिका का प्रॉपर्टी एजेंट से मिलना, दस्तावेजों में नकली हस्ताक्षर, आदित्य की चुप्पी, इन सब ने उनका दिल पूरी तरह तोड़ दिया था। उन्होंने ठान लिया था कि आज वे चुप नहीं रहेंगी।
चाहे कुछ भी हो जाए। चाय के लिए पानी रखते हुए उनकी नजर किचन की खिड़की पर गई। कल रात यही खिड़की खुली थी और अब वह अजीब तरह से आधी लटक रही थी, जैसे किसी ने जल्दी में बंद किया हो। उन्हें साफ लग रहा था कि यह घर अब सिर्फ उनका घर नहीं रहा। यह एक ऐसी जगह बन चुका है जहां उन्हें धोखे में रखा जा रहा था। वे धीरे से हॉल में आईं, जहां आदित्य अभी अभी उठकर मोबाइल देख रहा था। सविता ने पहली बार उसकी ओर गुस्से और बेबसी से देखा। आदित्य, हमें बात करनी है। आदित्य ने सिर उठाया, लेकिन उसकी आंखों में मां के दर्द की जगह एक झुंझलाहट थी। मां, सुबह सुबह क्या हुआ? सविता ने गहरी सांस लेते हुए कहा। तुम सच क्यों छुपा रहे हो? ये घर बेचने की बातें, ये फाइल, ये सब। आदित्य ने मोबाइल नीचे रखते हुए धीमी आवाज में कहा। मां, मैंने कहा ना, आप गलत समझ रही हैं। कृतिका ने सिर्फ सलाह दी थी। सविता चीख पड़ी। सलाह? मेरे नाम से नकली हस्ताक्षर बनाने की सलाह? आदित्य चुप हो गया। उसके होंठ कांप रहे थे, लेकिन शब्द बाहर नहीं निकल रहे थे। तभी कृतिका कमरे में आई, चेहरे पर वही नकली मुस्कान। अरे मां जी, आप फिर से वही बात शुरू कर रही हैं। ये सब गलतफहमी है। सविता की आंखों में क्रोध की आग भड़क उठी। गलतफहमी? कल रात मैंने तुम्हें उस आदमी से मिलते देखा। फाइल तुम्हारे हाथ में थी। तुम पैसे दे रही थीं। यह गलतफहमी है। कृतिका का चेहरा पल भर के लिए सफेद पड़ गया। फिर उसने खुद को संभाला। वो वो तो एजेंट था। हम घर का मूल्यांकन करवा रहे थे, ताकि पता चले घर की कीमत कितनी है। सविता के होंठों से कटु हंसी निकली। और मुझे बताए बिना फाइल में नकली हस्ताक्षर क्यों थे? इस पर आदित्य ने कृतिका की ओर देखा, जैसे वह पहली बार उसे समझने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन कृतिका ने तुरंत जवाब दिया, क्योंकि वो ड्राफ्ट कॉपी थी। एजेंट ने कहा था कि बाद में असली साइन करवाएंगे। आप बात को बढ़ा रही हैं। सविता आगे बढ़ी, आंखों में क्रोध की बिजली। मुझे पता है तुम क्या कर रही हो कृतिका। तुम घर बेचना चाहती हो, मुझे इस घर से निकालना चाहती हो। कृतिका भड़क गई। हाँ, हाँ चाहती हूं, क्योंकि यहां हर समय आपकी छाया रहती है। हर समय आपकी टोका टाकी, हर चीज में आपकी दखल। आदित्य ने घबरा कर कहा। कृतिका, बस करो। लेकिन कृतिका अब रुकने वाली नहीं थी। और क्या करूं? यह घर मेरे नाम होना चाहिए था। हम दोनों की मेहनत से चल रहा है। और मां जी, ये बस जगह घेर कर बैठी रहती हैं। हम अपना भावी जीवन क्यों खराब करें? सविता को लगा जैसे उनके सीने में कोई तेज चोट लगी हो। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, बहू, मैं जगह घेर कर बैठी हूं। मैं? कृतिका ने तड़ाक से कहा। हां, यही सच्चाई है। उसी क्षण दरवाजे की घंटी जोर से बजी। ट्रिंग! तीनों चौंक पड़े। कृतिका के चेहरे का रंग उड़ गया। आदित्य ने जाकर दरवाजा खोला। बाहर वही आदमी खड़ा था। वही फाइल उसके हाथ में थी। वही आदमी जिससे कृतिका मिलती थी। उसके चेहरे पर वही लालच और अधीरता की चमक थी। उसने अंदर आते ही कहा, मैडम, आज पेपर फाइनल करने थे। आपने कहा था कि साइन आज ही करवा लेंगे। घर में जैसे बम फट गया हो। आदित्य ने अविश्वास से कृतिका की ओर देखा। कृतिका, तुमने उससे कहा था पेपर फाइनल? कृतिका हकलाने लगी। "आ, आ, वो, मैं, पर सच, अब दीवारों से भी छुप नहीं सकता था। सविता ने सीधे उस आदमी की तरफ इशारा किया। कहो, तुम लोग क्या प्लान कर रहे थे? वह आदमी बेहिचक बोला, मैडम, घर का डील फाइनल है। एडवांस मिल चुका है। आज मैडम के साइन करवाने हैं, नहीं तो खरीदार पीछे हट जाएगा। यह सुनते ही आदित्य के पैरों तले जमीन खिसक गई। एडवांस? कृतिका, तुमने घर का एडवांस ले लिया? कृतिका टूटते हुए बोली। आदित्य, मैं मजबूर थी। तुमने ही तो कहा था कि ईएमआई मुश्किल हो रही है। और आदित्य गुस्से से फट पड़ा। मैंने कहा था। मैंने कब? फिर वह अचानक रुक गया, क्योंकि सच्चाई उसे भी याद आ चुकी थी। कुछ महीने पहले उसने कृतिका को समझा था कि ईएमआई बढ़ रही है, लेकिन घर बेचकर नहीं, सिर्फ बजट संभाल कर। कृतिका ने उसकी एक साधारण सी बात को पूरा हथियार बना दिया। अब कृतिका के पास कोई रास्ता नहीं बचा था। उसने हाँफते हुए कहा, ठीक है, हाँ, मैंने यह सब किया क्योंकि मैं इस छोटे घर में घुट रही थी, क्योंकि आपकी मां हर समय मेरा जीवन कठिन बना देती है, क्योंकि मैं
मैं अपने लिए एक बेहतर जिंदगी चाहती थी। सविता ने एक कदम पीछे हटते हुए कहा। और मेरे लिए? मेरे बेटे की जिंदगी के लिए? मेरे घर के लिए? तुम्हारा लालच इतना बड़ा हो गया कि तुम एक बूढ़ी औरत को सड़क पर फेंक दोगी? कृतिका चिल्लाई। हां, अगर जरूरत पड़े तो, क्योंकि आप हमारे हिसाब से नहीं चलती। और तभी एक और आवाज गूंजी। इतने बड़े खेल खेल रही थीं आप? ये आवाज आई नीचे से। सविता की पड़ोसी सरिता अंदर आई। उनके पीछे दो और लोग। सविता समझ नहीं पाई कि क्या हो रहा है। तब सरिता बोली, भाभी, कल रात आपने घर के बाहर जो किया वह मैंने रिकॉर्ड किया है। मैडम, ये डील चोरी छिपे कर रही थीं, बिना आपकी जानकारी के। अच्छा हुआ आप बाहर आ गईं, नहीं तो आज ये आपके नकली साइन लेकर घर बेच देती। कृतिका के चेहरे पर भय की गहरी छाया फैल गई। उन्होंने सरिता पर चिल्लाने की कोशिश की। तुम तुम कौन होती हो बीच में बोलने वाली? सरिता ने तड़ाक से जवाब दिया। कोई नहीं, पर मुझे इंसानियत है। आदित्य जमीन की ओर देखता रह गया। उसका चेहरा शर्म, गुस्से और अपराध बोध से भरा हुआ था। वह फूटता हुआ बोला, कृतिका, मैं यह सब नहीं कर सकता। तुमने तुमने सब गलत किया। कृतिका रो पड़ी। मैंने तुम्हारे लिए किया, हमारे लिए। तुम मेरी भावनाएं क्यों नहीं समझते? आदित्य ने चीख कर कहा। भावनाएं? यह लालच है, अपराध है। सविता खामोश खड़ी थी। उन पूरे सालों का विश्वास, प्यार और त्याग आज उनके सामने राख बन चुका था। वही एजेंट बोला, मैडम, अब मैं जा रहा हूं, लेकिन डील रद्द नहीं कर सकते। एडवांस वापस करना पड़ेगा। कृतिका रोकर जमीन पर बैठ गई। मैंने पैसे खर्च कर दिए, वापस नहीं है। आदित्य ने उसे घूर कर कहा, तुमने एडवांस के पैसे भी खर्च कर दिए? सविता ने सिर पकड़ा। घर सिर्फ बेचने की कोशिश नहीं थी, यह एक भारी वित्तीय साजिश थी। सविता ने धीरे से कहा, बस, बहुत हो गया। उनकी आवाज कांप नहीं रही थी, अब उसमें दृढ़ता थी। उन्होंने कहा, आज से मैं इस घर में एक मिनट नहीं रहूंगी, लेकिन तुम लोग भी मेरी जिंदगी में अब कोई अधिकार नहीं रखते। आदित्य ने मां का हाथ पकड़ने की कोशिश की। मां, प्लीज। पर सविता ने अपना हाथ उससे हटा लिया। आज मेरा तुम्हारे ऊपर से भरोसा टूट गया है आदित्य। एक मां को इससे बड़ा दर्द नहीं होता कि उसका बेटा उसकी खामोशी को कमजोरी समझे और उसकी मासूमियत का इस्तेमाल करे। घर में गहरा सन्नाटा छा गया। कृतिका जमीन पर पड़ी रो रही थी। आदित्य सिर झुकाए खड़ा था और सविता धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ रही थी, एक ऐसी औरत की तरह जिसने सब कुछ खो दिया, पर फिर भी अपने आत्मसम्मान को बचाने का साहस पा लिया। दरवाजे से बाहर निकलने से पहले उन्होंने एक बात कही, अब सच्चाई सामने आ चुकी है। अब तुम्हें अपने कर्मों का फल मिलेगा। और उस दिन पहली बार उन्होंने अपने घर से बाहर कदम रखा, लेकिन हार कर नहीं, बल्कि भीतर उठे तूफान को शांत करने के लिए, सच की राह पकड़ने के लिए और अपने सम्मान को बचाने के लिए। कल तक यह घर उनका सब कुछ था, आज यह घर सिर्फ एक धोखे की कहानी था। सविता जब घर से बाहर निकली तो उनके पैरों में जैसे अचानक कई सालों की थकान उतर आई। हवा हल्की थी, आसमान शांत था, पर उनके भीतर ऐसा तूफान था जिसकी गड़गड़ाहट पूरी दुनिया को सुनाई दे सकती थी, अगर दुनिया सुनना चाहती। वे गेट से बाहर निकलते हुए हर कदम के साथ यह महसूस कर रही थीं कि पीछे छूटता यह घर अब सिर्फ ईंट पत्थर नहीं, बल्कि चोटों का एक ढेर है, जिसने उनका भरोसा, उनका मातृत्व और उनकी पूरी जिंदगी का भरोसा तोड़कर रख दिया था। नीचे पहुंचकर जब उन्होंने सरिता को देखा तो आंखें नम हो गईं। सरिता ने आगे बढ़कर उनका हाथ पकड़ा। भाभी जी, अकेली मत जाइए, आप मेरे घर चलिए। सविता ने हल्के से मुस्कुराकर कहा, नहीं सरिता, मुझे अकेला ही जाना होगा। अभी मुझे खुद को समझना है। वे जानती थीं कि यह रास्ता दर्द का है, लेकिन यह दर्द जरूरी था, अपने आत्मसम्मान को बचाने के लिए। ऑटो लेकर वे अपनी छोटी बहन के घर पहुंची, जिसने उन्हें गले लगाते ही पूछा, दीदी, ये क्या हालत बना रखी है? सविता बस इतना ही कह सकी, बस बहन, घर अब घर नहीं रहा। और फिर वे कई मिनट तक रोती रहीं। वह रोना किसी एक दिन का नहीं, कई सालों का जमा हुआ दर्द था। अगले कुछ दिनों में उन्होंने उसी बहन के घर रहकर
धीरे धीरे हल्की सांस लेना शुरू किया। वे सोचती रहीं कि आगे क्या करना है, क्योंकि अदालत जाना पड़ेगा, एफआईआर दर्ज करनी होगी, नकली साइन वाले केस में कानूनी लड़ाई लड़नी होगी, और सबसे कठिन, अपने ही बेटे से खुद को अलग साबित करना होगा। इसी दौरान एक शाम, जब वे बालकनी में बैठी थीं, अचानक उन्हें पीछे से आवाज आई, दीदी, मैं हूं। वह अर्जुन था, सरिता का बेटा, वही लड़का जो अक्सर मोहल्ले में सबकी मदद करता था। वह बोला, मां ने बताया कि आप यहां हैं। आप बिल्कुल चिंता मत करिए। मैंने आपके घर की पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग पुलिस को दे दी है। वकील से भी बात कर ली है। अब कृतिका कुछ नहीं कर पाएगी। सविता की आंखों में पहली बार उम्मीद की हल्की रोशनी आई। अर्जुन, तुम ना होते तो शायद मुझे कोई सच मानता भी नहीं। अर्जुन ने दृढ़ता से कहा, दीदी, सच को दिखाने के लिए किसी का साथ नहीं चाहिए, बस हिम्मत चाहिए, और वो आपके पास है। अगले दिन वे वकील से मिली। वकील ने फाइल देखकर तुरंत कहा, यह पूरा मामला धोखाधड़ी और षड्यंत्र के अंतर्गत आएगा। नकली हस्ताक्षर सबसे बड़ा अपराध है। आप चाहें तो प्रॉपर्टी पर तुरंत स्टे ले सकती हैं। यह सुनकर सविता के दिल से एक बड़ा बोझ हल्का हुआ। स्टे चाहिए वकील साहब। यह घर मेरा है, मेरी मेहनत का है। इसे बेचने का हक उन्हें नहीं है। अदालत में स्टे मिलना आसान था, क्योंकि फाइल में नकली हस्ताक्षर की कॉपी, वीडियो रिकॉर्डिंग और पड़ोसी का बयान सब कुछ पर्याप्त था। कोर्ट ने तुरंत फैसला दिया, प्रॉपर्टी पर किसी भी प्रकार की बिक्री, ट्रांसफर या बंधक पर रोक। मालिक, सविता देवी को पूर्ण अधिकार। यह सुनकर आदित्य और कृतिका के सपनों की जमीन जैसे खिसक गई। कृतिका ने कोर्ट में खड़े होकर छलकते हुए झूठ बोलने की कोशिश की। जज साहब, मैंने कुछ गलत नहीं किया। यह सब भ्रम है। लेकिन न्यायाधीश ने सख्त आवाज में कहा, आपके खिलाफ सबूत साफ हैं। आप बूढ़ी सास को धोखा देने और उनके अधिकार हड़पने की कोशिश कर रही थीं। यह अपराध है। आदित्य ने नजरें झुका ली। उसे पहली बार समझ आया कि हर रिश्ते को बचाने के लिए सिर्फ प्यार नहीं, ईमानदारी भी चाहिए, और वह ईमानदारी उसने खो दी थी। 2 हफ्ते बाद पुलिस ने कृतिका और प्रॉपर्टी दलाल दोनों को हिरासत में ले लिया। यह खबर पूरे मोहल्ले में फैल गई। लोग सविता की बहादुरी के बारे में बातें करने लगे। भाभी जी ने सही किया। बहू बहुत गलत थी। इंसानियत खत्म हो जाती अगर वो चुप रहती। सविता यह सब सुनती जरूर थी, पर उनके दिल में खुशी नहीं थी। वहां बस एक गहरा जख्म था। आदित्य उनसे मिलने आया, अकेला, टूटा हुआ, अपराध बोध से घिरा। उसने दरवाजा खटखटाया। मां, मैं आपसे माफी मांगने आया हूं। सविता बाहर आई। उसके चेहरे पर मां को देखने की चाह थी, लेकिन सविता की आंखों में कुछ और था। थकान, दर्द, और बहुत गहरी दूरी। आदित्य रोते हुए बोला, मां, मैं गलत था, बहुत गलत। आपने मुझे इतनी बार समझाया, लेकिन मैं कृतिका की बातों में आ गया। मेरी आंखों पर पर्दा पड़ा हुआ था। आप मुझे माफ कर दीजिए। सविता कुछ सेकंड उसे देखती रही। उनके दिल में प्यार अभी भी था। मां का दिल कभी खत्म नहीं होता। लेकिन अब यह वही प्यार नहीं था। यह प्यार एक दरार वाला प्यार था, जिसमें अब भरोसा नहीं बचा था। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, माफी किसी को देने के लिए होती है, लेकिन भरोसा, वो जब टूट जाए तो आसानी से नहीं लौटता बेटा। आदित्य की आंखें भर आईं। वह कुछ कहना चाहता था, लेकिन सविता ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। अभी कुछ मत कहो, समय को बोलने दो। यह सुनकर आदित्य चुपचाप लौट गया। अब सविता को अपने लिए एक नया घर ढूंढना था। बहन ने कहा, दीदी, आप यहीं रहिए। पर सविता ने सिर हिलाया। मैं बोझ बनकर नहीं जीना चाहती। मैंने जिंदगी भर दूसरों को छत दी। अब समय है कि खुद के लिए एक छत बनाऊं। अर्जुन ने उन्हें शहर के शांत इलाके में एक छोटे, साफ सुथरे फ्लैट में ले जाकर दिखाया। फ्लैट छोटा था, लेकिन उसमें एक सुकून था। न कटु आवाजें, न धोखा, न ताने। बस एक शांत, नया शुरुआत देने वाला वातावरण। खिड़की से हवा आती और पर्दों को धीरे से हिलाती, जैसे कह रही हो, यह जगह तुम्हारी है, यहां कोई तुम्हें बोझ नहीं कहेगा। सविता ने वहीं रहने का निर्णय लिया। उन्होंने पहली रात वहां एक दिया जलाया और बिस्तर पर बैठकर आंखें बंद की। अचानक उन्हें याद आया,
वह आवाज, वह चिल्लाहट, वह झूठ, वह साजिश। और फिर उन्होंने गहरी सांस लेते हुए कहा, अब दर्द को याद नहीं करूंगी, अब जिंदगी को याद करूंगी। अगले कुछ दिनों में उन्होंने घर को अपनी पसंद से सजाया। एक कोने में भगवान की मूर्ति रखी, पास में छोटे छोटे पौधे, दीवार पर अपने दिवंगत पति की तस्वीर, और सोफे पर वह पुरानी चादर जो कभी आदित्य ने लाकर दी थी। पर इस बार उस चादर में दुख नहीं, बस यादें थीं। यादें जो चोट नहीं देती, बस यह बताती हैं कि जिंदगी आगे कैसे बढ़ती है। मोहल्ले की औरतें उन्हें मिलने आती। किसी ने कहा, दीदी, आप बहुत बहादुर हैं। किसी ने कहा, आपने बहुत सही फैसला लिया। और किसी ने कहा, अगर आप चुप रही होती तो सब कुछ खत्म हो जाता। सविता हर बार मुस्कुराकर कहती, एक औरत तब हारती है जब वह अपनी आवाज खो देती है, और मैंने अपनी आवाज ढूंढ ली है। कुछ हफ्तों बाद केस में फैसला आया। कृतिका पर धोखाधड़ी, दस्तावेज में नकली हस्ताक्षर और साजिश के आरोप तय हुए। अदालत ने सविता के हक में फैसला सुनाया। पूरा मोहल्ला सविता की जीत की चर्चा करने लगा। सास ने बहू को सबक सिखा दिया, वह भी कानूनी तरीके से। लेकिन सविता यह जीत कड़वे स्वाद के साथ स्वीकार कर रही थी, क्योंकि जीत में भी एक मां हार जाती है जब बेटा गलत रास्ता चुनता है। अब उनका नया घर उनकी नई जिंदगी का प्रतीक बन चुका था। हर सुबह वे खिड़की खोलकर हवा को आने देती, एक कप चाय बनाती और अपने पौधों में पानी डालती। धीरे धीरे उन्हें एहसास होने लगा कि जीवन अब हल्का हो चुका है। दर्द अभी भी था, पर वह दर्द अब उनकी कमजोरी नहीं, उनकी ताकत बन चुका था। उन्होंने खुद से कहा, मैंने अपने बेटे को नहीं खोया, मैंने बस उसकी गलतियों को उससे दूर कर दिया है। और शायद एक दिन उसे समझ आएगा कि मां को छोड़कर कोई भी सुख नहीं मिलता। एक शाम जब वे बालकनी में बैठी थीं, सूरज ढल रहा था, हवा शांत थी। तभी उन्होंने खुद से कहा, जिंदगी हमें तोड़ती है ताकि हम मजबूत बन सकें। घर बदल गया, लोग बदल गए, पर मैंने खुद को नहीं बदलने दिया। यही मेरी जीत है और उसकी हार। और इस तरह सविता की नई जिंदगी शुरू हुई, दर्द के साथ, पर आजादी और सम्मान के साथ। उन्होंने खुद को फिर से पाया, खुद के लिए जिया, और दुनिया को यह दिखा दिया कि सच्चाई हमेशा जीतती है, भले देर से, लेकिन पूरी ताकत के साथ।